तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बात कर ली थी हमने, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे बात कर ली थी, उसका एप्लीकेशन भी देख लिया था। एंड बिना ग्रेटेस्ट के अंदर कोई और फंक्शन आए तो उसका ग्राफ कैसे बनाना है, पहले अंदर वाले का बना लो, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब जब वो इंटीजर हो रहा है उसको ब्रेक कर लिए, उसके प्रोजेक्शंस गिरा दो, है ना, उस अकॉर्डिंग हम बाकी ग्राफ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक। y इज इक्वल टू, ऐसे करली ब्रेसेस में लिखते हैं इसको, x ऐसे, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, क्या मतलब कि इसका, जैसे मान लो यार कोई नंबर है 5.6, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 + 0.6, तो ये अगर x है तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और ये वाला इसका क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है। बेसिकली इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट i, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट f। क्लियर है सबको? हाँ जी, यस सर। मान लो -3.4 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -3 या -4? -4। तो इसमें क्या बचेगा, 0.6 जोड़ेंगे तो ये आएगा। यस सर। तो ये तो हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट, और ये हो गया इसका फ्रैक्शन पार्ट। कुछ बच्चे कहेंगे इसको ऐसे लिख लेते हैं -3 - 0.4, तो वो लिखना गलत है, क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, और वो 0 से 1 के बीच ही होता है। तो ये दो एग्जांपल समझाने के लिए लिए थे। तो अल्टीमेटली कहना ये चाहते हैं कि कोई भी x जो होता है उसको आप दो पार्ट में लिख सकते हो, उसका इंटीग्रल पार्ट और उसका फ्रैक्शन पार्ट। ये तो है इंटीग्रल पार्ट, और ये होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी x को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो, ठीक है जी। तो नॉट 1, तो ये कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है वो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है भाई। नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दो तो फ्रैक्शन बच जाता है। और नोट 2 जो मैंने बताया कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, वो हमेशा 0 से लेके 1 तक होता है, नेगेटिव नहीं होता। जैसे इस केस में कोई बच्चा बोले इसको -3 - 0.4 लिख दूं तो ये गलत है, या कोई बोले -2 - 1.4 लिख दूं तो ये भी गलत है। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। मतलब ये लिखना गलत नहीं है, बट इसमें आप इसको इंटीग्रल और इसको फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है, फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच होता है, और कोई भी नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट घटा दो तो फ्रैक्शन बच जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो इस चीज को हम समझ गए, तो जैसे मैं आपसे पूछूं -0.0 का फ्रैक्शन क्या होगा, 1.3 में से उसका इंटीजर घटा दो 1, तो आंसर क्या बचा, 0.3 बचा। यस सर। 3.9 में से अगर इसका फ्रैक्शन पूछे, तो ऐसे 3.9 का फ्रैक्शन पूछे तो 3.9 में से उसका इंटीजर पार्ट घटा दे 3, तो आंसर क्या बचेगा, 0.9 बचेगा। अगर मान लो -0.9 हो, तो -0.9 में से क्या घटा दें, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, -1। तो माइनस माइनस +1, तो 0.1 आ गया। -1.7 का आपको फ्रैक्शन पार्ट पूछे, तो -1.7 माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो 0.3। तो आप तो ऐसे सोचो, अगर नंबर पॉजिटिव है
तो पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वो उसका फ्रैक्शन है, और अगर नेगेटिव है तो पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है उसको 1 में से घटा दो तो डायरेक्ट आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे मान लो -3.6 का फ्रैक्शन पार्ट, 0.6 को 1 में से घटा दो तो 0.4 आ जाएगा। सही है? हाँ जी। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं ई का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, ई का? 0.71। बस तू गधा ही रहेगा, मुझे पता था। अपनी गधेपन का तू सबूत पहले नंबर पे देगा। अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट क्या होता है फिर? मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तू अप्रोक्सीमेट। हाँ, E-2। ऐसे बोलो ना तरीके से कि कोई भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, उस नंबर में से क्या घटा दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, और वो कितना हो गया 2, तो आंसर आएगा E-2। ये होगा इसका फ्रैक्शन पार्ट। कोई बच्चा बोले 0.71 है, वो थोड़ी होगा, क्योंकि वो तो लगभग वैल्यू है उसकी। एग्जैक्ट वैल्यू तो E-2 ही होगी ना। क्या इसका आंसर ये दोगे क्या? नो सर। हाँ, नहीं देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखें। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -पाई क्या होगा, तो -पाई में से क्या घटा दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। +4। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -पाई कितना होता है? -4। तो -पाई में से क्या घटा दो? -4। तो आंसर क्या आ गया? 4 - पाई आ गया। सही है? यस सर। हाँ जी। बाकी लोग सो रहे हैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। छाप लो फिर। आज वो कहाँ गया अपना आदित्य भाई? आवाज नहीं आ रही बीच में रोकने टोकने की। सर उसको बीमार वो बीमार हुआ पड़ा था सर। अच्छा, ध्यान रखो सभी लोग अपनी हेल्थ का भी, है ना, बिकॉज बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि हम एकदम सही चल रहे होते हैं और कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से हम 10-15 दिन, महीना डिस्टर्ब अगर हो गए, तो बाद में वो चीज़ें कवर अप नहीं होती हैं और फिर पूरा एक तरह से ये मान लो साल ही खराब चला जाता है। तो हेल्थ तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, उसको तो मेंटेन करना ही है, और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहना है। चलो भाई, मिटा दें इसको। यस सर। यस सर। तो ये तो हुआ फ्रैक्शन पार्ट का मीनिंग, ठीक है। नाउ अगर इसके ग्राफ की बात करें तो एक बात बताओ, इसके भी डेफिनेशन टुकड़ों वाइज बनेगी, क्योंकि अगर x 0 से 1 हुआ, क्लोज 0 से 1 हुआ, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होगा भाई? कोई भी चीज का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? उस नंबर में से क्या घटा दो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। और जब x 0 से 1 के बीच होता है, क्लोज 0 ओपन 1 से बीच, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0 होता है। तो यस सर। आंसर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, जब x 0 से 1 के बीच है। ऐसे ही जब x 1 क्लोज से 2 ओपन है, उस केस में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी, तो फ्रैक्शन पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? x - 1 आ जाएगा। फिर x - 2 आ जाएगा जब x क्या होगा? क्लोज 2 से ओपन 3 होगा। ऐसे ही जब x क्या होगा? -1 क्लोज से 0 होगा, तो x +1 हो जाएगा। तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग डेफिनेशन आ रही है, पीस वाइज फंक्शन। ये डिफाइन हो गया आपका फ्रैक्शन पार्ट। यस सर। यस सर। बस अब इसके ग्राफ बना लो अलग अलग हिस्सों में जो भी है। तो देखो ध्यान से, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। आपका ये लाइन कौन सी है? y बराबर x, तो ये लाइन होगी आपकी y बराबर x, ठीक है, y बराबर x। उसके बाद आपकी ये वाली लाइन कौन सी है? y बराबर x - 1। y बराबर x - 1 को प्लॉट करने के लिए x को 1 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, और x को 0 रखोगे तो y -1 आ जाएगा। तो इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन आ जाएगी, y बराबर x - 1। फिर ऐसी तीसरी लाइन आ जाएगी, y बराबर
x माइनस 2, फिर इधर वाली लाइन आ जाएगी y बराबर x प्लस 1। इस तरह से सारे अलग अलग टुकड़े आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि हर हिस्सा हमेशा थोड़ी वैलिड है। y बराबर x कब कब वैलिड है? जब जब x 0 से क्या है 1 तक है, तो 0 से पीछे का पार्ट नहीं आएगा। ठीक है भाई। और 1 के आगे का पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि 1 क्लोज भी नहीं है, तो 1 पे यहां क्या आएगा ओपन आएगा। ऐसे ही 1 से लेके 2 तक कौन सी लाइन आएगी? x माइनस 1। तो x माइनस 1 वाली लाइन ये है, लेकिन ये कब से कब तक आएगी? सिर्फ 1 से लेके 2 तक, तो 1 के पीछे का पार्ट भी नहीं आएगा और 1 के 2 के ऊपर का पार्ट भी नहीं आएगा, और यहां पे भी ओपन आएगा क्योंकि 2 भी इंक्लूड नहीं है। ऐसे इसका पार्ट पोर्शन ये वाला नहीं आएगा, यहां से शुरू होगा ये, और ये यहां पे ओपन आ जाएगा। ऐसे इसका पोर्शन -1 से 0 तक आएगा, तो ये यहां पे ओपन आ जाएगा। तो भैया अलग अलग टुकड़ों में ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस बनेंगी। ये हो जाएगा आपका y बराबर x प्लस 2, ये -1 है, ये -2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ऐसे चलती रहेंगी भाई अलग अलग लाइनें। यस सर। तो ये फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ हो गया। ग्राफ तो ध्यान होना ही चाहिए, ये भी याद रखना है कि 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू y बराबर x होती है, 1 से 2 तक इसकी वैल्यू x माइनस 1 होती है, 2 से 3 तक इसकी वैल्यू x माइनस 2 होती है, इसके पीछे चले जाओ तो यहाँ x प्लस 1 होती है, x प्लस 2 होती है। ठीक है ना? सही है भाई? यस सर। ठीक, तो देखो 2 मिनट सर। डोमेन इसका क्या है? R। रेंज बताओ, रेंज। क्लोज 0 से ओपन 1। क्लोज 0 से ओपन 1। ठीक है भाई। रूट्स क्या है? रूट्स देखो 0 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, 2 पे, इंटीजर, सारे इंटीजर्स पे ये 0 होगा। तो रूट्स क्या है? x बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या ये फंक्शन बाउंडेड है? बाउंडेड यस सर है। यस। भाई 2 लाइनों के बीच में पैक हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए, ग्राफ ध्यान होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन आपको समझा दी, पूरा डिराइव कर दिया कि मतलब कैसे ग्राफ वगैरह बना। ध्यान रखिए, जल्दी से नोट कर ले। नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। पहली चीज तो वही जो मैंने बताई कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर जो होता है, x होता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है। ध्यान रखें। और इसी से फिर हम ये बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होता है? किसी भी चीज का x माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। दूसरी चीज कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x। देखो अगर x को आप इंटीजर रखोगे, 5 रखोगे, तो 5 का फ्रैक्शन पार्ट भी 0 होता है, -5 का भी फ्रैक्शन पार्ट 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा? 0, अगर x क्या है? इंटीजर। और अगर x इंटीजर नहीं है, मान लो 5.2 है, तो मान लो 5.2 रखा और यहां -5.2 रखा, तो 5.2 का फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.2, और इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.8। इन दोनों का जब सम करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो जैसे ग्रेटेस्ट में प्रॉपर्टी थी कि 0 और -1 आता था, वैसे यहां 0 होता है अगर इंटीजर है, और अगर x इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का आंसर जो होता है वो 1 होता है। ध्यान रखें इसको। तो यहां से कभी भी हमें माइनस ऑफ x का फ्रैक्शन पार्ट की जरूरत पड़े कभी भी किसी प्रॉब्लम में, तो आप सीधा माइनस को बाहर मत उचका लेना। ये 2 केस बनेंगे।
ये डायरेक्ट इसके नेगेटिव के बराबर तो तब होता है जब x क्या होता है, इंटीजर, और जब x इंटीजर नहीं होता है उस केस में 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है। ठीक है भाई? यस सर। और कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे मान लो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के अंदर कुछ i हो, i जोड़ रखा हो, तो इसको डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्या ये बात सही है? i को हटा सकते हो भाई। मान लो 5.2 प्लस 4 हो तो 9.2 का फ्रैक्शन पार्ट भी तो 0.2 ही आएगा, और 4 हटा दो और 5.2 का भी फ्रैक्शन पार्ट कितना आएगा, 0.2 ही आएगा। सही है? यस सर। यस सर। तो प्लस इंटीजर हो या माइनस इंटीजर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख सकते हो, इंटीजर को गायब कर सकते हो। उसमें तो बाहर आ जाता था, लेकिन इसमें बाहर आके वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो एक तरह से लो, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो बस तो सीधा यही बचेगा। ठीक है? और जैसे इंटीजर प्रोडक्ट में बाहर नहीं निकाल सकते आप, वो यहां पे भी नहीं कर सकते। कोई बच्चा कहे कि सर ऐसे लिखते क्या, ये गलत है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो x की वैल्यू 1/5 है, y की वैल्यू 5 है, तो लेफ्ट साइड का तो फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और राइट साइड में आंसर कितना आएगा, 5 इंटू 1 5 है, राइट साइड 1 आ जाएगी। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। सिमिलरली आप दो फ्रैक्शन पार्ट के अंदर दो इनपुट हो, ऐसे उनको अलग अलग भी नहीं कर सकते कि कोई बच्चा कहे कि सर ऐसे कर लें क्या, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। बिकॉज मान लो ये 3.3 है और ये है मान लो आपका 4.7, तो लेफ्ट साइड का फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा 8 का, और इधर से आंसर क्या आएगा 0.3 और 0.7, इधर से आंसर 1 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर थोड़ी होते हैं। ठीक है भाई? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक, वेरी गुड। चलो अब एक चीज आप खुद ही बता दो, मैं आपके सामने 4 चीजें पूछ रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का फ्रैक्शन पार्ट। इनके आंसर क्या होने चाहिए? सर फर्स्ट का तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही होता है, वो सीधा ही बोल दे। अरे भाई ये एक इंटीजर होगा। यस सर। तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर खुद ही होता है। तो बस यही आंसर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट Yes, sir. इंटीजर ऑफ x। यस सर। ठीक है। ये एक फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है इसका 0 है वो। बेटा, तू चुप बेटा, थोड़ा फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन ऑफ x ही है। यार तू क्यों इतना डिस्टर्ब कर, दो चुप रह ले, नशा कम कर ले, इनाम थोड़ी मिल रहा है भाई। अंदर वाला एक फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच, और अभी मैंने आपको ग्राफ बताया है कि 0 से 1 के बीच कोई नंबर होता है तो उसका फ्रैक्शन क्या होता है, y बराबर x ही होता है। तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, मतलब बाहर f ही आ जाएगा। f मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ जाएगा। ठीक है? हाँ भाई, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो होगा वो फ्रैक्शन होता है, 0 से 1 के बीच होता है, 0 है। Yes. तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0। और ये एक इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 0। ठीक है? 0। चलो चले आगे। यस सर। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं।
सॉल्व टू एक्स प्लस 3 टाइम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो एक रामबाण सुन लें ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। एक्स भी है, फ्रैक्शन पार्ट भी है, ग्रेटेस्ट भी है। जब भी ऐसा हो ना किसी इक्वेशन में, तो आप क्या करो, सबको फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट एक्स इनटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। पहली प्रॉपर्टी बताई थी ना, एक्स को ये लिख सकते हो। हाँ जी, यस सर। बस ऐसा यस सर। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम है ऐसा कर लो। तो 2 टाइम्स एक्स को क्या लिखा हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2। अब इसको ओपन कर लो, 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम फ्रैक्शन एक्स प्लस 3 टाइम फ्रैक्शन एक्स, तो 5 टाइम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 टाइम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2। अब क्या करो, फ्रैक्शन को एक तरफ कर लो, उसका फायदा क्या है अभी पता चल जाएगा। 5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसको इधर लाए तो 4 माइनस 2, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन 5। ये आ गया भाई। यस सर। अब आपको पता है बिकॉज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ जो एक्स होता है वो कहां से कहां तक होता है, क्लोज 0 से 1 तक होता है, ओपन 1 तक। तो ये जो क्वांटिटी है, यस सर। ये जो क्वांटिटी है 2 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन 5, ये कहां से कहां तक होगी, क्लोज 0 से ओपन 1 तक। 5 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो 0 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 5, फिर ये 2 इधर आ गया, 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 टाइम फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कहां से कहां तक, 7 से 2 तक, डिवाइड कर दिया 2 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कहां से कहां तक आ गया, 1 से 7/2 तक। अब एक बात बताओ कि कोई चीज 1 से लेके 7/2 तक है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या क्या वैल्यू ले सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 2 and 3। 1 2 3। 1 2 and 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या वैल्यू ले सकता है, या तो 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा, यही तो ले सकता है। यस सर। अब कुछ बच्चे पता जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 1 2 3 हो सकता है, तो इससे आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 से लेके ओपन 4 तक, कि भाई इसके बीच x कोई भी होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यही होगा। तो ये गलत है भाई। गलत क्यों है, आप ऐसे समझो, मान लो ऐसा होता कि sin x बराबर x को सॉल्व करना होता, sin x बराबर x को, तो आपको पता है कि जो आपकी क्या बोलते हैं sin x की जो औकात है वो क्या है, -1 से 1 है। तो आप क्या बोलोगे कि ये भाई कहां से कहां तक है, -1 से 1 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर होना है तो राइट साइड को भी -1 से 1 के बीच कहीं होना पड़ेगा, उसके बाहर तो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि -1 से लेके 1 तक की हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। हाँ भाई, यस इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको ये पता चल गया कि अगर सॉल्यूशन आएगा तो वो -1 से 1 के बीच ही आ सकता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट को बराबर होना पड़ेगा, तो राइट को भी -1 से 1 के बीच होना पड़ेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारे सॉल्यूशन है,
वो कोई एक आध सॉल्यूशन ही होगा। वैसे ही यहां पर इसकी रेंज लगाने से कि ये 0 से 1 के बीच है, आपको ये पता चल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इनमें से ही कोई वैल्यू ले सकता है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि सारे ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये इंटरप्रेट करना गलत है। फिर करना क्या है, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लिया कि वो 1 2 3 हो सकता है। अब इक्वेशन तो ये है ना आपकी, ये वाली, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। No, sir. नो सर। तो No, sir. केस 1, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रखा, 2 - 2 कितना आ गया 0, तो फ्रैक्शन पार्ट का आंसर कितना आ गया 0। तो x का आंसर कितना आ गया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। केस 2, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 यहां रखा, तो 2 × 2 4, 4 - 2 2, 2/5, तो फ्रैक्शन पार्ट का आंसर कितना आ गया 2/5। तो x का आंसर कितना आ गया 2 + 2/5, तो 12/5। केस 3, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी है 3 रखा, तो 3 2 6 - 2 4/5, तो फ्रैक्शन पार्ट का आंसर कितना आ गया 4/5। तो x का किस तरह आ गया, दोनों को जोड़ दो तो 19/5। ये 3 आंसर आएंगे, सही है। Yes, sir. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो कभी भी ऐसी मिक्स इक्वेशन आ जाए, हमेशा x को फ्रैक्शन और उसमें ले जाके फ्रैक्शन की रेंज से ग्रेटेस्ट का रेंज निकाल लो, फिर वैल्यूज पुट करके सारे सॉल्यूशन निकालो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक। नोट कर लो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पे।